नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी के विश्वास बैच में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। हम सीखेंगे कि क्या परीक्षा में आएगा वही हमें पढ़ाना है। इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर क्या है कि व्याकरण शिक्षण नहीं दिया जाता है। जैसे बच्चों को जब प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है तो उनको व्याकरण की शिक्षा नहीं दिया जाता है। फिर कह रहा है माध्यमिक स्तर, तो पाठ्य पुस्तक से ही व्याकरण नियमों का सीधे न पढ़ाकर उदाहरण द्वारा व्याकरण नियम पर बातचीत की जाती है। मतलब बच्चों को कोई अलग से पुस्तक माध्यमिक स्तर पर उसका मतलब नियम नहीं होता। जो बुक चलती है पाठ्य पुस्तक, उसमें कुछ व्याकरण के नियम, संधि, समास या कुछ विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। उसी में से बच्चों को उदाहरण बता बता करके बताया जाता है। फिर कह रहा है व्याकरण शिक्षण की विधि। व्याकरण शिक्षण की विधि क्या है? तो है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि और खेल विधि। आगमन विधि में हम कैसे सीखते हैं? तो कह रहा है इसमें बच्चे उदाहरणों के आधार पर नियम बनाते हैं। किसके आधार पर? उदाहरणों के आधार पर नियम बनाते हैं। और व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, कौन सी विधि है? आगमन विधि। अगर आएगा कि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो आगमन विधि आपको लगाना है। इसके चरण हैं, बच्चों के सामने सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना है, फिर उदाहरणों का निरीक्षण, फिर नियमों का सामान्यीकरण और फिर परीक्षण। फिर कह रहा है निगमन विधि या रटने पर आधारित होती है। निगमन विधि क्या होती है? या रटने पर आधारित होती है। इसमें नियमों को रट लेता है बच्चा। क्या करता है? इसमें नियमों को रट लेता है। फिर कह रहा है इसमें चिंतन, निरीक्षण, उपयोग आदि का अभाव होता है। इसमें चिंतन, निरीक्षण, उपयोग आदि इन सब चीज़ों की क्या होती है? अभाव होता है। फिर कह रहा है प्रयोग विधि। अब कह रहा है आंकड़ों, उदाहरणों से नियम निकालते हैं, तो ये आगमन विधि के समान है, प्रयोग विधि जो कहलाती है। फिर कह रहा है भाषा संसर्ग विधि, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। इसमें व्याकरण के विद्वान व्यक्तियों से बातचीत व उनकी किताबों से सीखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होना क्या कहलाता है? भाषा संसर्ग विधि। इसमें व्याकरण के विद्वान व्यक्ति से क्या किया जाता है? बातचीत की जाती है तथा उनकी किताबों से कुछ हम सीखते हैं। फिर कह रहा है खेल विधि। इससे लिंग, वचन, संज्ञा आदि का ज्ञान होता है। खेल विधि से हम क्या करते हैं? खेल खेल करके, जैसे देखो हम क्या करते हैं, कभी खेल से लिंग, वचन, संज्ञा आदि का ज्ञान हम ग्रुप बनाते हैं कि चलो हम ग्रुप बना करके खेलते हैं। हम लिंग को निर्धारण करके खेलते हैं, वचन को अलग करते हैं कि एक वचन है, ये बहुवचन है। बुक में देखो आता है ना कि कई सारे रहते हैं, तो जो सबसे कम हो उसको गोला बनाओ। तो बच्चे क्या करते हैं? खेल खेल करके क्या जान जाते हैं? व्याकरण का ज्ञान सीख लेते हैं। फिर है सहयोग विधि। तो कह रहा है पाठ्य पुस्तक में काव्य पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? काव्य पढ़ाते हैं। व्याकरण नियम बताना कि बच्चों का लगे ही न व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। मतलब ऐसा, जैसे काव्य हम लोग पद्य पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? मतलब हम कई चीज़ों में देखो पढ़ा जाते हैं, अलंकार रहता है, रस रहता है, छंद रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है? ये सब बच्चों को हम बता देते हैं कि ये दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चलता कि व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। वो यही जानते हैं कि हमें काव्य पढ़ाया जा रहा है, हमें पद्य पढ़ाया जा रहा है, हमें कविता पढ़ाई जा रही है। ये कहलाता है सहयोग विधि। मतलब काव्य के सहयोग से हम व्याकरण को धीरे धीरे सीख जाते हैं। अलंकार पढ़े पढ़े, छंद पढ़े, रस पढ़े, उसमें कहीं पर्यायवाची शब्द आ गया, कहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इसको हम व्याकरण उसी के सहयोग से सीखते हैं। फिर कह रहा है अब भाषा विविधता वाले कक्षा 2 की समस्या। तो कक्षा शिक्षण के 4 मजबूत आधार स्तंभ हैं। कह रहा है उत्सुकता, नवीनता, ध्यान और प्रेरणा। ये चारे क्या हैं? कक्षा शिक्षण के 4 मजबूत आधार स्तंभ। फिर कह रहा शिक्षक त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय होने का मतलब शिक्षक होना चाहिए,
पाठ्यक्रम होना चाहिए और शिक्षार्थी का होना जरूरी है। फिर कह रहा शिक्षण स्तर पर समस्याएं क्या क्या हैं, तो शिक्षक के स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं, तो कह रहा शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित न हो, तो शिक्षक के स्तर पर क्या होगी, समस्या उत्पन्न होगी। फिर विषय का ज्ञान न हो, अब आपको ज्ञान नहीं है, आप पढ़ाने चले जाएंगे तो आपके स्तर पर आपको समस्याएं होना स्वाभाविक है। फिर शिक्षक बहुभाषा न जानता हो, अब बहुभाषा मतलब उसे 2 लैंग्वेज कम से कम 2-3 लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, हिंदी इंग्लिश तो कम से कम आनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे कुछ हिंदी में नहीं जान पाते, इंग्लिश में बोलते हैं, अब वो इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप एक योग्य शिक्षक नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए आपको बहुभाषा होना चाहिए या बहुभाषी शिक्षक होना चाहिए। शिक्षण स्तर पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो कह रहा विद्यालय से साधन न मिल रहा हो, मतलब आप विद्यालय शिक्षण कर रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, विद्यालय में कोई साधन ना है, तो आपको क्या होगी, शिक्षण स्तर पर परेशानियां या समस्याएं उत्पन्न होगी। मतलब आपको कोई ना कोई साधन, जैसे बच्चे ज़्यादा हैं तो आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से या किसी माध्यम से मतलब आपको संसाधन मिला होना चाहिए। फिर कह रहा छात्रों की संख्या अधिक हो, छात्रों की संख्या अधिक होने पर भी शिक्षण स्तर पर समस्याएं होती हैं। पाठ्य सामग्री रुचिपूर्ण ना हो, अब आपका जो पाठ्य सामग्री हो रुचिपूर्ण नहीं है, बोरियस लगता है, तो आपका भी पढ़ाने का मन नहीं लगेगा, बच्चे तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहेंगे। फिर सही मूल्यांकन ना कर पाना, आप बच्चों का सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिक्षण स्तर पर आपको समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। फिर कह रहा शिक्षार्थी के स्तर पर, तो बहुभाषी छात्र हों, मतलब बच्चे क्या हों, जब बहुभाषी छात्र हों तो भी दिक्कत होती है। पाठ्य पुस्तक ना हो उनके पास तो भी दिक्कत होती है। पारिवारिक वातावरण का भाषा शिक्षण के अनुकूल ना हो, मतलब जो पारिवारिक उनका वातावरण है वो भाषा शिक्षण के अनुकूल होना चाहिए। और शारीरिक अपंग कहना गलत होगा, इसे विकलांग कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि कुछ शिक्षार्थी को दिक्कत आती है शिक्षण स्तर पर। आप लोगों ने आज जाना शिक्षण की विधियां और व्याकरण शिक्षण की विधियां और शिक्षण स्तर पर समस्याएं। तो अब अगली क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।